चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो बाबू, हम लोग करंट चैप्टर का करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का मतलब दोनों एक ही में दे देंगे। 5 नंबर वाले क्वेश्चन का अनिगेस क्वेश्चन के रूप में MVVI रहेगा। क्या है बाबू? MVVI क्वेश्चन करवा रहे हैं। आपको आराम से हाथ से लिखा हुआ है, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में लिखी हुई है। आराम से इसको 2-4 बार घर में कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए इसी पर हम लोग करवा देते हैं। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा कमेंट करके, समझ में आया है या नहीं। कि थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम होगी, बता दिए। थोड़ा तबीयत डाउन चल रहा है, ठंडा कारण है कि नहीं। तो इसीलिए देखिए जिला आपका पहला क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियमों को लिखें एवं समझावें। इन नियमों का उपयोग कर व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब व्हीटस्टोन सेतु के समतुलन की आवश्यक शर्तें का व्यंजक प्राप्त करें। मतलब चला आपको किरचॉफ के नियम को लिखना है, किरचॉफ का जो दोनों नियम है, और उसको समझाना है मतलब बताना है। और इन नियमों का उपयोग कर व्हीटस्टोन ब्रिज के समतुलन की आवश्यक शर्त निकालना है। क्लियर? पहले समझ में क्या करना है। चला कहने का मतलब आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ। क्लियर है कि नहीं? दो जिला आपको किरचॉफ का मुख्यतः 2 नियम होते हैं। क्या होते हैं बोलिए? किरचॉफ के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। चला दो पहला नियम यहाँ पर बोला गया है। देखो, किरचॉफ का पहला नियम क्या बताया जाता है जिला कि भाई किसी भी विद्युत परिपथ, यहाँ पर लिखा हुआ है अपनी भाषा में बिल्कुल लिखी हुई है, अपने से लिखे हैं, देखिएगा मेरा ही राइटिंग है। किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग्य शून्य होता है। रियल बात है। आपको बताया गया है कि कोई भी सर्किट के किसी भी जंक्शन पर, किसी भी संधि पर, संधि और जंक्शन एक ही हुआ। क्लियर? किसी भी संधि पर मिलने वाली कुल विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग्य शून्य होता है। इसी को हम किरचॉफ का पहला नियम कहते हैं, 0 होता है। दैट इज समेसन ऑफ आई इक्वल टू 0। रियल बात है कि नहीं? समेसन ऑफ आई इक्वल टू 0 होता है। यही आपका किरचॉफ का पहला नियम हो गया। क्लियर? चलिए, यहाँ पर आपका हो गया है। आप देखिएगा इसको, अब इतना दूर चाहें तो चला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जितना एक पेज में दिखाई दे रहा है। ठीक, अब हम बात करते हैं। चला यहाँ पर बोला गया, देखिए पहला पॉइंट में, यहाँ पर वहाँ पर हो गया पहला पेज में स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, ले लीजिएगा बैक करके। यहाँ पर बोला चला कि बिंदु में देखो क्या होता है। चला ये आपके पास जंक्शन है, समझिए आपका जंक्शन है। चला ये देखिए हमारे पास पहला R1 मान लो R1 एक प्रतिरोधी है, आपका एक दूसरा मान लो R2 है फिगर में, यानी नाम नहीं दिया, यहाँ पर R4 है, R3 है। तो आपके पास चला इसको जंक्शन कहेंगे जहाँ पर यानी एक से ज़्यादा मान लो आपके पास सर्किट मिले, जहाँ पर है कि एक से ज़्यादा आपका तार मिल रहा है, तो ये आपका संधि का लगा, जंक्शन का लगा। चला तो मान लो पहला R1, इसमें मान लो करंट अगर I1 जा रही है, इसमें I2 है, इसमें I3, इसमें I4 है। क्लियर है? इस जंक्शन को हम बिंदु O दिए हैं। तो यहाँ नियम है चला कि जो जंक्शन, ध्यान देना, जो जंक्शन की ओर मतलब जो इधर करंट प्रवेश करेगी, यानी बिंदु की ओर जो करंट प्रवेश करती है उसको प्लस लेते हैं, और जो करंट बाहर आएगा ये जंक्शन से जो बाहर निकलेगा उसको हम माइनस लेते हैं। क्लियर? वहीं पर आपको यहाँ पर बोला गया, देखिए बोला गया क्या कि भाई बिंदु में प्रवेश कर रही धाराओं को धनात्मक तथा बिंदु से निकल रही धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। कहने का मतलब चला ये जो जंक्शन पॉइंट है, इसमें जो करंट अंदर प्रवेश करी मतलब इसमें जा रही है उसको प्लस लीजिएगा, ऐसे जो बाहर निकल रहे उसको आप माइनस लीजिएगा। यही नियम बोला गया। क्लियर? इसलिए फ्रॉम फिगर से मतलब चित्र से देखो क्या है कि दो चला ये जो I1 करंट है, आपको ध्यान से देखिएगा, और I2 है, ये दोनों जंक्शन की ओर बिंदु की ओर जा रही है, इसलिए प्लस होगा, यानी I1 प्लस I2 हो जाएगा। I1 प्लस I2। और देखिए चला ये जो I3 करंट है और जो I4 है वो जंक्शन से तो बाहर निकल रहा है। क्लियर? तो इसलिए ये I3 और I4 माइनस में होगा, इक्वल टू 0। मतलब सभी मिला के क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसे किरचॉफ का पहला नियम बोलते हैं। अब देखो I1 को I1 लिखे हैं, I2 को I2 लिखे हैं, इक्वल टू माइनस I3 और माइनस I4 है, इधर आएगा तो दोनों प्लस हो जाएगा I3 I4। क्लियर? तो हमारा जिला एक तरह से पहला हमारा समीकरण जो आया है ये आया I1 प्लस I2 इक्वल टू आ गया I3 प्लस I4। क्लियर? ये किरचॉफ का पहला नियम से हुआ। क्लियर? अब हम सेकेंड लॉ पढ़ेंगे। चला किरचॉफ का पहला नियम हो गया। दूसरा नियम में बोला गया है, थोड़ा सा झप जाएगा, मैं भी समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहना, झपाए दिखाई देगा। ठीक है? जिला किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है, सेकेंड लॉ में बोला, देखिए लिखा हुआ आराम से अपनी लैंग्वेज में, किसी बंद विद्युत परिपथ में
कुल विभवांतर का योग शून्य होता है। रियल में हम बताए हैं चला कि किसी भी बंद परिपथ में कुल विभवांतर का योग शून्य होता है। इसी को हम लूप का नियम और इसी को हम किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं। देखो चला यहाँ पर आपका फिगर ये बना हुआ है। फिगर में देखिए आपके पास इसमें एक दो यहाँ पर एक सेल ये लगा हुआ है। चला ज़्यादा करेंगे तो गड़बड़ा हो जाएगा, आराम से समझ लिए। फिगर में ये फिगर में देखो चला कि आपके पास यहाँ पर एगो विद्युत भाग बल लगा हुआ, यहाँ पर एगो प्रतिरोध है, यहाँ पर दूसरा प्रतिरोध R2 है, यहाँ पर R3 है, यहाँ पर R4 है, और इसमें जो पहला में करंट Y1 नाम दिया गया है, इसको I2, इसको I3, इसको I4 मान लिया। ये R4 प्रतिरोध है। ये अपना मन से मान लिया है। मान लो इस सर्किट में कहीं कोई दिक्कत, ये हमारा सर्किट है। क्लियर। अब इसी में चला कहीं भी लीजिए पूरे बंद परिपथ का कहीं अगर यहाँ से चल रहे हैं और यहाँ पर फिर आइएगा, फिर यहाँ पर आइएगा, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर आ जाइएगा, तो आपका पूरे बंद इतना यहाँ चलेंगे तो पूरा बंद परिपथ का कुल विभवांतर 0 होता है। ऐसा आपका किरचॉफ का पहला नियम में बोला गया है। सही बात बोला गया कि नहीं बोली? तो दो फ्रॉम फिगर से मतलब चित्र से देखो चला, अगर मान लो थोड़ा सा ध्यान देना है कहाँ से दो चला I1 R1। अगर मान लो हम अगर बात करें चला तो लिया गया कहाँ, देखिए I1 R1 यहाँ से लिया गया है, तो इसका जो विभवांतर होगा I1 R1 प्रतिरोध गुण्य धारा होगा चला, तो I1 R1। और दो नियम है चला कि अगर हम करंट की दिशा में जा रहे हैं, करंट की दिशा में बढ़िएगा, तो अगर करंट के जो प्रतिरोध के अक्रॉस विभवांतर लेते हैं, करंट की दिशा में जाते हैं तो उसका प्लस लेते हैं, अगर करंट के विपरीत डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो माइनस लेते हैं। अगर आपके रास्ता में प्रतिरोध मिलता है तो अगर आपके मार्ग में मतलब अगर हम जिस लूप में चल रहे हैं, जिधर से हम चल रहे हैं उस लूप में अगर करंट की दिशा में बढ़िएगा, तो अगर तार है तो वहाँ पर जो विभवांतर होगा करंट की दिशा में जाएगा तो प्लस होगा। अगर आपके मार्ग में सेल मिल जाए, क्या मिल जाए बोलिए, अगर आपके मार्ग में जब सेल मिलेगा, अगर मतलब बैटरी मिल जाए, तो चला जिधर से जाइएगा जिस पथ से जिस दिशा में, तो आपको सेल का जो टर्मिनल तो ये चला पॉजिटिव है निगेटिव है छोटका, तो जो पहले आपको टर्मिनल मिलेगा उसी का चिन्ह लेना है। देखो चला सेल में क्या था, जो बड़ा टर्मिनल होता है उसको हम प्लस लेते हैं और जो छोटा होता है उसे हम माइनस लेते हैं। क्लियर है कि हम जानते हैं? तो कहने का मतलब हुआ चला तो हम दो यहाँ से चले, यहाँ से ध्यान दें, यहाँ से चलें, ठीक है। तो हमारा I1 R1 हो गया, करंट की दिशा में होगा। अब I1 R1 लिख दिए। इधर चला करंट I2 आ रहा है, इधर तो नीचे आ रहा है, I2 किधर इधर आ रहा है, I2 इधर आ रही है, लेकिन हम लोग क्या करें ऊपर जा रहे हैं। हम लोग किधर जा रहे हैं बोलिए, ऊपर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं बोलिए, हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो ये माइनस होगा I2 R2। इसमें तो I3 में क्या है करंट, और करंट की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं तो प्लस I3 R3। इसमें आइएगा तो करंट की दिशा में आएंगे प्लस I4 R4। यहाँ पर तो इसमें जाएंगे सेल पहले छोटका मिलेगा, माइनस भी इक्वल टू 0 है कि नहीं? बोलता है कि किसी बंद परिपथ का कुल विभवांतर 0 होता है। अब तो हम यहाँ पर चला V बराबर लिखेंगे, क्या लिखें, V बराबर समझ लीजिए, आपको इसको लिखना हटा देंगे भाई, आपको लिखना बन जाएगा, ठीक। V बराबर लीजिएगा तो दो चला इन्हें वाला सब जाएगा, दो आपका कहाँ गया है, ओह कहाँ गया भाई, यहाँ पर -IR1 होगा रे जी, कहाँ यहाँ तो गड़बड़ लगता है ना। आई बराबर इधर अगर हम सब ले जाएंगे ना 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 कुछ नहीं किया चला, खाली भी को आप इधर ले चल गए तो माइनस से प्लस हो गया। क्लियर। बाकी सब वही रहेगा, भी इधर चल जाएगा तो प्लस हो गया, बाकी सब ऐसे रह जाएगा। क्लियर है, देख लीजिएगा बढ़िया से, गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। यानी केवल जो भी है वो आपको हम क्या किए, इधर ले चल गए तो माइनस प्लस हुआ, ऐसे रहेगा I1 R1 मन I2 R2 माइनस प्लस I3 R3, देख लो I4 R4 सेम आ जाएगा। क्लियर है, कहने का मतलब चला यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ से एगो हमारा समीकरण मिल गया, एक किरचॉफ का दूसरा नियम हो गया। क्लियर है। अब हम बात करेंगे, चला यहाँ तक आप चाहें तो चला देखिए किरचॉफ का यहाँ तक हमारा दूसरा जो नियम है, अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दूसरा नियम तक, ठीक। अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात करें। किस पर बात करना है कि उसका जो किरचॉफ का जो दोनों नियम पढ़े हैं उस नियम के सहायता से व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन को हमें लाना है। क्लियर है, संतुलन कंडीशन की स्थिति में हमें उसका सिद्धांत को साबित करना है। देखो चला व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है उसका सिद्धांत है, तो लिखा गया इस सिद्धांत के अनुसार, इनका सिद्धांत है चला कि अगर आपके पास कहीं भी अगर चतुर्भुज के रूप में अगर 4 प्रतिरोध लगा हुआ है तो किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात समान होता है। शेष दो संलग्न, देखिए बोला गया है कि दो चला फिगर में अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा पहले फिगर आप समझ लिए, बीच में इसको कर देते हैं। देखो चला आपके पास दो, ये आपका चतुर्भुज में तो एक इधर आपका प्रतिरोध, एक इधर है, एक इधर है, 4 प्रतिरोध है। इसमें पीक माने इसको हम Q मान लिए प्रतिरोध,
इसको हम आर माने हैं, इसको एस माने, अभी समझा रहे हैं, समझिए। एम मान लीजिए चला I1 करंट बह रही है, इसमें I2 बह रही है, ध्यान दीजिएगा। इसमें I3 यानी क्यू में, इसमें I4 जा रहा है, गैल्वेनोमीटर है, चला बीच में क्या है गैल्वेनोमीटर, इसमें करंट IG मालूम पड़ रहा है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। चला अब हम बात करेंगे चला कि इसको हम प्रतिरोध P माने, इसको हम Q माने, ई आर माने, ये आपका एस है। तो दो चतुर्भुज के रूप में है रियल की नहीं, देखो तो चतुर्भुज के रूप में रियल में ये चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज के रूप में है। तो बोला गया चला कि भाई इस चतुर्भुज में किन्हीं दो संलग्न भुजा में लगे प्रतिरोध का अनुपात, तो ये दोनों आपस में संलग्न हो जाए जो एक साथ जुड़ा हो, तो फिर ये बाकी दो संलग्न भुजा बच जाएगा। तो कोई भी दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोध का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोध का अनुपात बराबर होता है। कहने का मतलब P बटा R बराबर Q बटा S होगा। या फिर आप चाहें तो चला इन दोनों को आप संलग्न भुजा भी ले सकते हैं, P और Q को, तो R बटा S बराबर हो जाएगा, यानी इन दोनों का अनुपात बराबर होता है। यही आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत कहलाता है। क्लियर, तो देखिए चला आपका सिद्धांत यहाँ पर लिखा हुआ है। कहने का मतलब बोला गया है इस सिद्धांत के अनुसार किसी चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होते हैं। क्लियर, सही बात है, बिल्कुल है कि दो संलग्न भुजा में दो चला ये दोनों आपस में संलग्न भुजा कहलाएंगे, या फिर ये दोनों आपस में संलग्न भुजा कहलाएंगे, तो इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर होता है। क्लियर, अब जो फ्रॉम फिगर से मतलब चित्र से, अब दो चला हमें तो साबित करना है, क्या करना है, उसके सिद्धांत को लाना है, प्रूव करना है। अब हम आगे दो बढ़ते हैं चला, अब हमें फिगर से करना है काम, कहाँ से, फ्रॉम फिगर से, दो लिखा हुआ है फ्रॉम फिगर से। दो चला यहाँ पॉइंट बी पर जाते हैं, कहाँ पर, पॉइंट बी जो फिगर में, पॉइंट बी में है, यहाँ पर किरचॉफ का पहला नियम लगाइए। तो दो चला इधर से करंट I1 आ रहा है, इधर I1 गया है, I1 है, दो फिगर में I1 है, इधर I3 गया Q में, इधर G में IG गया है। तो यहाँ पर चला जितना करंट टोटल जाएगा उससे उतना ही करंट बाहर निकलेगा। कहने वाला गया है I1, अब बाहर निकला IG और I3, तो मतलब हम कह सकते हैं चला कि I1 कहाँ है भाई, हम क्या कह सकते हैं बोलिए, कह सकते हैं कि I3 और IG जो होगा Y1 के रियल में बराबर होगा, रियल में फिगर से बिल्कुल हो जाएगा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं। कहने का मतलब होगा कि दो चला I3 जो करंट है और IG है जो I1 के बराबर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर लिखे I3 प्लस IG इक्वल टू I1, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। क्लियर, अब हम बात करते हैं 8 पॉइंट डी, कहाँ पर, यहाँ पर डी पर आइए। दो डी पर चला, इधर से आ रहा है I2, इधर से आएगा IG, इधर से आपको I4 बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि I2 जो करंट है और IG दोनों मिलकर I4 बनेगा। तो हम बोल सकते हैं चला कि आपके पास दो I2 प्लस IG इक्वल टू I4, हमारा समीकरण 2 आ गया। क्लियर, समीकरण पहले आ चुका है। अब क्या करना है, ये हमारा 2 इक्वेशन आने के बाद अब लूप में चलना है ABCD में। अब दो चला लूप का नियम लगाना है, दो लूप A, यहाँ पर लूप B है, और आपके पास एक ही लूप चलते हैं BD A और फिर A पर जाना। ध्यान दीजिए, A से B पर जाना है, B से D पर आना है, फिर D से A पर जाना, तब इसको हम बंद परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, A से B गए, B से D से। क्लियर है कि नहीं, तो इसको हम बंद परिपथ कहते हैं। तो कोई भी बंद परिपथ का कुल विभवांतर आपका 0 होता है। क्लियर, तो यही पर लूप का नियम कहते हैं। तो लिखा गया इन लूप, कहाँ गया भाई, इन लूप ABCD में, समझ गए, A से दे, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, ये आपका C है, यहाँ पर D है। क्लियर, अब दो चला इसमें टोटल विभवांतर 0 होगा। दो चला यहाँ P में करंट I1 बह रही है, तो इसी दिशा में जा रहे हैं, तो P1 यानी I1P होगा, क्या होगा बोलिए, दो I1P करंट की दिशा में। अब फिर यहाँ से IG में आएंगे तो करंट की दिशा में जा रहे हैं, तो प्लस होगा IG इंटू G, यहाँ से फिर तो इधर चलना है, इधर जाना है। क्लियर, जाना बोलो इधर, तो यहाँ पर I2 है, नीचे आ रहा, हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो I2 इंटू R होगा इन माइनस में, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इधर है, हम लोग चल रहे हैं इधर, तो माइनस में हो गया, विपरीत दिशा में जाना पड़ा हम लोगों को, तो इसलिए चला हम लोग इधर जब जाइएगा तो माइनस I2R होगा। इसलिए हमारा दो लूप में चला, ये आपका यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्लियर, I1P प्लस IG हो गया माइनस I2R इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन थर्ड होगा। क्लियर, अब हम लूप ले रहे हैं चला, देखो BCD है, तो BCD B। क्लियर, तो B से चलें, B से C,
डी अब फिर ए पर जाना है। क्लियर। तो ये भी बंद परिपथ हो गया, तो इसका भी कुल विभवांतर 0 होगा। दो चला इसमें हम कहा जाएंगे, तो पहले क्यू में आ जाओ, तो I1 क्यू हो जाएगा, करंट की दिशा में हम लोग जाएंगे, तो करंट की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसलिए आपका हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा बोलिए, तो यहाँ पर दो आपका कहेंगे लूप बी सी डी बी में I3 क्यू, तो I3 क्यू हो गया। अब फिर इसमें आइएगा चला, तो I4 का इधर जा रहा है, हम लोग इधर उल्टा रहा है, I4S होगा माइनस में, क्या होगा I4S माइनस में। इसके बाद इधर जाइएगा चला, तो दो IG नीचे आ रहा है, दो करंट IG नीचे आ रहा है, हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो माइनस होगा IG इंटू जी हो जाएगा। अब फिर यहाँ बी पर पहुँच गए हैं, तो आपका टोटल हो जाएगा 0। समझ में आया है, मतलब चला आपका समीकरण 4 और 3 हम लोग लिख दें। क्लियर। अगर ये तीनों समीकरण आ गया चला, तो अब कुछ नहीं करना है। अब देखो आपको पता है चला, यहाँ पर लिखा गया ऐसे कि फॉर बैलेंस वी टेस्टोन ब्रिज, मतलब अगर आपका वी टेस्टोन भी बैलेंस में है, तो चला गैल्वेनोमीटर से कोई करंट प्रवाहित नहीं होती है। इस स्थिति में जो करंट गैल्वेनोमीटर में करंट IG बह रही है, कोई करंट नहीं बहता है, क्योंकि बैलेंस वी टेस्टोन ब्रिज की स्थिति में बिंदु बी और बिंदु डी का जो विभव होता है दोनों समान होगा। जब दोनों बिंदु पर विभव बराबर होगा चला, तो इनके बीच विभवांतर 0 होगा। जब विभवांतर 0 हो जाएगा चला, तो इससे कोई आवेश यानी करंट प्रवाहित नहीं होगी, इसलिए तभी बैलेंस वी टेस्टोन ब्रिज कहलाएगा। यानी अगर आपके पास बैलेंस वी टेस्टोन ब्रिज है, तो IG आपका कुछ करंट नहीं बहेगी, मतलब IG का मान आपको 0 होगा। क्लियर। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया चला, तो ये हमारे पास बोला गया है कि भाई बैलेंस वी टेस्टोन ब्रिज के लिए IG का मान 0 होता है। आप देखो चला, कुछ नहीं करना है, समीकरण जो 1 2 3 4 आया आपको, देखिए समीकरण कहाँ कहाँ पहुँचा दिए। समीकरण 2 चला आपके पास, देखिए कहाँ कहाँ है, ध्यान दीजिएगा। इस समीकरण 1 है, 2 है, 3 है, सभी में IG के जगह पर 0 रखो, तो इसके जगह पर 0 रहेगा। IG की जगह पर 0 रखा है, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं बहेगी, तो इसमें भी IG का मान दो 0। इसमें भी कहाँ गया, इक्वेशन 4 में IG का मान 0 कर दो। देख लो कहीं दिक्कत है, ध्यान से देखिएगा। IG का मान 0 यहाँ पर करना समीकरण, यहाँ तो I3 बराबर I1 हो जाएगा, I2 यहाँ IG 0 होगा, तो I2 बराबर I4 हो जाएगा। याद हो चला IG 0 अगर कीजिएगा, तो आपका I1P इन्हें जो माइनस इन्हें बराबर I2R हो जाएगा। अनित चला सभी में IG का मान 0 रखने पर आपके पास जो समीकरण आएगा चला, यहाँ पर देखिएगा, दो क्या करना है, यहाँ पर लिख दिया गया है। देखो क्या बोला गया है, पुट द वैल्यूज ऑफ IG इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 2 3 4। सभी समीकरण में IG का मान 0 आप रखिए। क्लियर। कहने का मतलब कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर। अब दो चला समीकरण पहला से आ जाएगा, I1 3 इक्वल टू I1 आ जाएगा, और दूसरा में आ जाएगा I2 इक्वल टू I4। IG का मान देखिए 0 रख के देखिएगा, यही आएगा। और आपके पास जो समीकरण तीसरा है उससे आ जाएगा I1P इक्वल टू I2R। और अगला हमारा समीकरण जो 4 है उससे आपका 8वां समीकरण आएगा I3Q बराबर I4S। यानी कुछ नहीं, जहाँ पर IG है वहाँ पर 0 रखिएगा, इस आपका समीकरण अपने आप आ जाएगा। क्लियर। अब क्या करना है कि जो समीकरण 7 और 8 है, ये दोनों को एक दूसरे से भागा दीजिए। क्या करना है, दौड़ना हो 7 इक्वेशन 7 भागा इक्वेट 8, यानी दो चला ध्यान से देखिएगा बढ़िया से, दो ई दोनों को भागा दो, ई दोनों भागा पड़ेगा, ई दोनों आपस में भागा पड़ेगा, ये दोनों आपस में भागा पड़ेगा। दो क्या होगा, I1P बटा I3Q बराबर I2R बटा I4S होगा। अब हम बात करते हैं चला, देखिएगा बढ़िया से कि दो चला ये दोनों अगर हम बराबर किए हैं, तब बाय यूजिंग इक्वेशन 5 और 6, तभी 5 और 6 का मान रखिए। देखो I1P को I1P लिखे यहाँ पर, I3Q दो I3 इक्वल टू I1 है, इसलिए I3 की जगह पर यहाँ पर I1 हम वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर। तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है समझ में, देख पहले समझ में कि नहीं। अब हम बात करें, ध्यान से देखिए, तो चला आपके पास जो कट गया I1, और दो I2R को I2R I4 के जगह पर दो चला I2 रख दें। क्या रख दें, I4 I2 बराबर नहीं चला, तो यहाँ पर I2 कर दें, दो I1 कट गया, I2 कट गया, ये बच गया P बटा Q बराबर R बटा S। इसी को हम चला किरचॉफ का पहला नियम, हम लोग किरचॉफ का वीटरम ब्रिज का सिद्धांत कहलाता है। क्लियर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि भाई किसी भी चतुर्भुज के रूप में दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोध का अनुपात बराबर हो, दो P बटा Q बराबर R बटा S। इसी को हम किरचॉफ का वीटरम ब्रिज का सिद्धांत कहते हैं। दो चला आप एक बार स्कीस हम ले लीजिएगा, फिर से एक बार हम शो कर देते हैं, आराम से लिख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए पहला यहाँ तक आप लिख लीजिए, क्वेश्चन सही आ गया है, पहला नियम हो गया यहाँ पर, ठीक है।
फिर आपका दूसरा स्क्रीनशॉट इतना दूर ले लीजिए, क्लियर है, देखिए लिखे में बन जाएगा आराम से क्लियर, यहाँ तक आपको आ गया। फिर तीसरा स्क्रीनशॉट चला, इतना दूर ले लीजिएगा, वेटर्समैन ब्रिज यहाँ तक कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करें, चला आपके पास ये हमारा चौथा कंडीशन में आपका प्रूव हो जाएगा, यह आ जाएगा P/Q/R/S। इसी को हम चला वेटर्समैन ब्रिज का सिद्धांत कहते हैं, क्लियर। देखो चला MVVI क्वेश्चन, इसको आराम से घर में ज़रूर कीजिएगा, 2-4 बार कीजिएगा, और नहीं समझ में आया होगा चला तो कमेंट कीजिएगा, अगर दिक्कत इसमें होगी तो फिर बोर्ड पे ही पढ़ा देंगे। ऐसे कोशिश कीजिए कि आप समझ जाइएगा, अपनी लैंग्वेज में लिखी हुई है, बिल्कुल घर पे बढ़िया से करेंगे, आपका काम तमाम हो जाएगा, क्लियर। चलो तो हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, जो भी समस्या होगा चला आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। ऑल द बेस्ट बाय, चला आराम से इसको 2-4 बार लिखिएगा, ठीक। चलिए गुड बाय। सेव नहीं हुआ।